चलिए जी, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम पेज नंबर 30 पे, आप लोगों की बुकलेट के पेज नंबर 30 पे हम लोग आ गए थे। और पेज नंबर 30 पे जो सवाल है वो एनसीईआरटी का 6.3 है, एग्जाम्पल है ये, और बहुत ही इजी सा एक न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं साइकिल की। ये साइकिल है सर, सही है। ये साइकिल चल रही है एक रोड पे, और रोड पे चलते हुए इसने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही टायर घूमना बंद कर गया, लेकिन साइकिल चलती रही। इसको बोलते हैं स्किडिंग स्टॉप। हम लोग नई साइकिल लेके आते हैं या बाइक लेके आते हैं तो हम ये करते भी हैं, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा से घुमा देते हैं। तुम में से किसी ने किया ऐसा? हाँ, लड़कों ने तो सबने किया होगा। नहीं किया तुम फिर गरीब हो। किसने नहीं किया? तुमने नहीं किया, तुम्हारा बनता भी नहीं। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये इसकी तो शक्ल देख लो। नहीं नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बट हाँ ठीक है, मन नहीं कर रहा। तुम्हारा नाम क्या है? भट्ट। अच्छा, शुरू करूँ दोबारा से, सुनो। तो साइकिल जो है साहब, साइकिल की ब्रेक लगा दी, लेकिन साइकिल एकदम रुकी नहीं। स्किड करते 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 10 मीटर तक आगे चली। 10 मीटर, हाँ मतलब बहुत ही स्पीड होगी। चिंता कितना विषय है इसका, है ना। तो कितना चल गई साइकिल? 10 मीटर चली। इस टाइम पे जब वो 10 मीटर चलकर गई, इस टाइम पे क्या रोड ने साइकिल पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होगा? हाँ, तभी तो ये रुकी होगी। तो सवाल हमें दे रखा है जो एनसीईआरटी 6.3 एग्जांपल, उसने कहा कि इस पे फ्रिक्शन लग रही है, मान लो 200 न्यूटन। कितनी फोर्स लग रही है बच्चों? 200 न्यूटन। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, क्या अगर रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो साइकिल का फर्ज नहीं बनता रोड पे फोर्स लगाने का? रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो साइकिल ने भी रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारी साइकिल ने रोड पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का। दिमाग में सेट हो गई बात? चलिए, सवाल हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल। रोड ने साइकिल पे कितना फोर्स लगाया? 200 न्यूटन का। उसके बाद हमारी बॉडी कितना आगे चली है? 10 मीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल। वर्क डन बाय रोड का मतलब हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब देखो, ब्रेक लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आगे हो रहा है, यानी कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा में ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू कॉस ऑफ 180। क्यों बोलो? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है और ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। कॉस 180 माइनस 2000 जूल, आगे की नहीं आ गया? माइनस 2000 जूल। इट इज अ वर्क डन बाय रोड, यानी बाय रोड का मतलब बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन। सही है कि नहीं है? अच्छा, मैंने आप लोगों को बातों बातों में एक बात बोल दी और बातों से बात निकल जाती है। तो बात यह है कि साइकिल ने रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। साइकिल ने रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो सवाल यह है, व्हाट इज अ वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड, निकालो। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं? दूसरा सवाल क्या पूछा है? वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। अरे जब साइकिल पे रोड ने जब साइकिल पे वर्क किया इतना, तो साइकिल ने कितना वर्क किया रोड पे? कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से?
माइनस कर दो इसका, देखो सही तो कह रहा है ये लड़ा, कह रहा माइनस कर दो, 2000 हो गया, प्लस 2000, बोलो हाँ, प्लस 2000, किसने बोला प्लस? वेरी गुड, वेरी गुड बेबी, व्हाट्स योर नेम? है क्या बोला? अभिनव। देखो एक्शन का रिएक्शन जस्ट नेगेटिव होता है, लेकिन वर्क का एंटी या रिएक्शन नहीं होता सर। जो साइकिल ने फोर्स लगाया रोड पे 200 न्यूटन होगा, जो साइकिल ने फोर्स लगाया रोड पे वो 200 न्यूटन होगा। भाई जब रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो साइकिल ने रोड पे भी, लेकिन उस फोर्स लगाने की वजह से रोड का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ ना, और जब फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन भी तो जीरो ही होगा। तो मैं यहां लिखता हूं, एज फोर्स, ध्यान लगाना, एज फोर्स एक्सर्टेड बाय साइकिल ऑन रोड इज 200 न्यूटन, बट इट कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट, इट कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर बोलो ना वर्क डन विल बी। कोई बच्चे गलती कर देते हैं, इसी का माइनस कर दो, नहीं होगा सर। ये मेरे डीपीपी 1 का आखिरी क्वेश्चन था, मार्क कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। चलें, अच्छा अगला को जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में करा रखा है पेज नंबर 31 पे, तो वो तो हो रखा है हमारा क्वेश्चन। तो पेज नंबर करेंगे 32, पेज नंबर करेंगे 32। जो पेज नंबर 32 है, जो पेज नंबर 32 है उस पे भी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 6.5, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, शुरू करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.5, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.5। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वर्क पे बेस्ड है और इसमें एक वुमेन की बात हुई है, नारी।
हाँ हाँ, वुमेन की बात हुई है। ये वुमेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वहां पे एक ट्रंक है। ट्रंक मतलब बक्सा, पेटी, संदूक, कुछ ऐसा कुछ, एक ट्रंक है और उस ट्रंक को धक्का दे रही है। पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, वुमेन कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, हमने तो यूट्यूब पे वीडियो भी बना के डाला है वुमेन के नाम का, अच्छी बातें करनी। हाँ, हमारे व्यूज चले गए सर, मिलियंस में अब आ गए। अरे वाह वाला, ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसमें जो पढ़ाने वाला कंटेंट है उसे भी पढ़ा करो। जी 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 जी। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है? वो बता रहा है यार, 14.5 हो गए हैं जुलाई में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब तुम सबकी नज़र होती है। अच्छा, मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे तो किसी ने बोला सर 10,000 सब्सक्राइबर के कुछ किया नहीं। मैं क्या करना होता है? कहता खुश होना होता है। मैं क्या इतने में खुश होना होता है बस? पार्टी, हाँ पार्टी भी करेंगे। बस सर, बस 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 बस। वो पहले लगा हुआ है सर, 14.4 हो गए, क्या बात कर रहे हो? तो हर घंटे की अपडेट निकाल रहा है। तो पैसे भी कमा दिखा देगा इसमें कितने कमाए हैं। हैं? हाँ सर, सर बहुत बढ़ गया। हमारी तो बड़ी आराम से कैलकुलेट होती है। 25,000 या 27,000 मल्टीप्लाई पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, ऐसे 6 बैचेस सर के, तो भाई सब मज़ा आ गया। चलो वापस चलते हैं। ओए चलो। तो एक आंटी है, सॉरी वुमेन है, वो एक ट्रंक पड़ा हुआ है, ट्रंक है, उसको धक्का मार रही है। ट्रंक कोई पेटी से धक्का मार रही है और 100 न्यूटन से धक्का मार रही है। 100 न्यूटन से 10 मीटर तक धक्का मारकर ले गई भाई साहब वो। 10 मीटर तक, 10 मीटर बहुत बड़ा होता है डिस्टेंस। 10 मीटर तक धक्का मार के ले गई। उसके बाद वो थक गई और उसका फोर्स धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और घटते 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 50 न्यूटन रह गया। और जब उसका फोर्स घटना शुरू हुआ था ना, तो 10 मीटर पे थी। उसके बाद उसका फोर्स 10 न्यूटन से घटकर 100 न्यूटन से घटकर 50 न्यूटन रह गया और उस ड्यूरेशन में उसने 10 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया। तो मुझे आप बताओ उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। रुक जाओ सारे बच्चे, आप बताओगे लास्ट में क्या नाम है आपका, सबसे आखिरी बेंच? हाँ हाँ, प्रियांशु। प्रियांशु बताएं बेटा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर। यानी मैं अपना रेफरेंस स्केल अगर डिस्प्लेसमेंट का ये रखूं, तो शुरुआत के 10 मीटर तक उसका जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहा। कितना? 100 न्यूटन का। सही है, 100 न्यूटन का। उसके बाद अगले 10 मीटर यानी कि 20वें मीटर तक उसका फोर्स घटता गया और कितना रह गया? सिर्फ आधा रह गया। कितना रह गया? 50 न्यूटन का। सही है क्या? तो मुझे इसे यहां मार्क करना चाहिए वैसे, यहां की जगह ये हो गया, यहां से यहां 100 न्यूटन और ये क्या रह गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग ईमानदारी से, यार ये वेरिएबल फोर्स नहीं हो गया? अच्छा यहां से यहां तो कांस्टेंट फोर्स ही है, लेकिन यहां से 10 मीटर से 20 मीटर तक ये क्या हो गया? और यार वेरिएबल फोर्स होता है तो फिर वो एफडीएस तो वैलिडिटी नहीं रहता। सही है क्या? या तो इंटीग्रेशन करो या फिर एरिया निकालो। बिकॉज ग्राफ है तो क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। सही है। अच्छा दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब वुमेन, हाँ हाँ मतलब जब वुमेन ट्रंक को धक्का लगा रही थी, उस टाइम उसने पहले सोचा मैं 100 से लगा लूंगी, फिर 10 मीटर धक्का मार के वो थक गई, फिर धीरे 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 फोर्स घटना शुरू हो गया, कम रह गया। उस टाइम पे उस ट्रंक पे, उस बॉक्स पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था क्या? उस टाइम पे उससे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। सवाल है सर फ्रिक्शनल फोर्स जो एफ होता है वो तो म्यू एन होता है, बोलो हाँ या ना? एन ऊपर लगता है एम जी, तो एन और एम जी बराबर हो गया, बोलो हाँ या ना? यानी फ्रिक्शनल फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है? म्यू पे, विच इज कोफिशिएंट ऑफ, ये तो कांस्टेंट होता है सरफेस के लिए। ये क्या होता है सरफेस के लिए? एम क्या है? मास। कांस्टेंट होता है जी क्या है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ये भी तो क्या है? यानी सर फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट लगता रहेगा। क्वेश्चन में बताया,
क्वेश्चन में बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है वो 50 न्यूटन का कॉन्टिन्यूसली लग रहा है। कॉन्टिन्यूसली क्यों? बिकॉज वो कांस्टेंट होता है बच्चों। तो अगर मैं ऊपर लगा रहा हूं अप्लाइड फोर्स, तो नीचे कौन सा फोर्स लगाऊंगा? तो 50 न्यूटन का नीचे फोर्स लगा। और ग्राफ कैसे बना? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया बताओ सारे बच्चे? क्योंकि सर वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा हमेशा? ग्राफ बन गया सर हमारे पास। कहता बताओ व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन इन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स? हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन इन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो ग्राफ बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में। पहले तो क्या बोला था कि बेबी इसका ग्राफ बना दो। बना दोगी तुम? बोलो सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय टू फोर्सेस? टू फोर्सेस ये क्या? ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो बताओ जी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। बोलो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको कभी भी एरिया अंडर द ग्राफ, कभी भी अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिल जाए तो उसका क्या निकाल दोगे? ये तो हमने पहली क्लास में पढ़ाया था वर्क की। तो उसका क्या निकाल दो? एरिया निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। एरिया के नाम पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं, देख रहे हो? एक तो ये रहा स्क्वायर और ये रहा ट्रेपेजियम। निकाल दो, क्या आएगा बताना? ये आएगा 100 इंटू 10, पहले वाले का हो गया, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया 100, ये हो गया 50। 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10। कितना हो गया? 1000 प्लस कितना हो गया? 2 5 क्या आ गया? 150 इंटू 5 750 1750। पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव ही है पहला पार्ट। दूसरा हाँ हाँ जूली लिखा है बेटा। दैट वाज अ क्लासिकल मिस्टेक ऑफ। चलो जी बोलो जी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स का एरिया अंडर द कर्व निकाला। एरिया अंडर द ग्राफ। अबे हाँ ना बोलो यार, कैसे निकलेगा बच्चों बोलो? ये आया क्या? एरिया है -50 मल्टीप्लाई बाय 20। कितना आया बेटा बोलो? -1000 जूल। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं -50 की जगह 50 लिख देते हैं, तो भी चलेगा। आंसर आके 1000 आखिरी में बता दो कि भाई नेगेटिव वर्क है ये। बोलो हाँ, क्योंकि भाई ने बताया था क्या फ्रिक्शनल वाले अपोजिंग वाले सारे वर्क डन क्या होते हैं? जैसे एयर फ्रिक्शन कौन सा वर्क डन करती है? वो रोकती है। वो कौन सा वर्क डन करती है? एयर की बात कर रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ समझ गए ना? लिखो हो तो क्या, सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक है जी। हाँ यहां नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है। अगर आप लेट्स सपोज नहीं भी लगाते तो अपना आंसर 1000 जूल बता के फाइनल लिखना पड़ेगा कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स की वजह से है। चलिए जी यहां तक समझ में आता है? बड़ा सिंपल से एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शुरू करूं? आप लोगों ने आमतौर पे गाड़ियां खरीदते वक्त देखा ही होगा, आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, आजकल के लड़के तो टॉर्क कितना है बताना, है ना? कभी गाड़ी खरीदी है तुम लोगों ने? हाँ हाँ गरीबों, साइकिल के अलावा भी तो खरीदा होगा कुछ। वो तो तुम्हारी खुद की हो गई। पापा जब गाड़ी लेते हैं तो कहते नहीं पापा ये लेंगे, पापा रेंज रोवर ले लें। पापा कहते नहीं 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 क्रेटा लेंगे। हॉट व्हील्स
अच्छा वेबसाइट है कोई, फिर अच्छा हॉट व्हील, वो ऐसे पहिए मैंने ऐसे वाली, अच्छा वो वाली, नहीं 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 वो नहीं, अरे पागल हो गया। अरे यार मान लो इमेजिन करो फॉर एग्जांपल तुम खरीदने गए वॉल्वो, बस नहीं कार, फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में वॉल्वो कार क्यों आती है? क्योंकि एक तो सबसे सेफेस्ट कार है, परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंसी वाइज बहुत ज्यादा है। सवाल साहब सेफेस्ट है कैसे पता? एनसीएपी रेटिंग, वो न्यू कार असेसमेंट प्रोसेस होती है, एक प्रोग्राम होता है, उसमें उसका वो क्रैश टेस्ट करते हैं, क्रैश टेस्ट बोलो याद है? क्रैश टेस्ट में क्या होता है बेटा, एक ना पुतला बनाते हैं, गाड़ी में से बिठा देते हैं और उसे ठोक देते हैं। भाई उस पुतले की कोई सोच ही नहीं रहा, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? गाड़ी के अंदर एक पुतला बिठाया, अच्छा सुंदर बनाते हैं वो भी, कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं, ऐसे नहीं कि बिना कपड़े के पहना दिया, उसे पता टीवी में आएगा, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो क्रैश टेस्ट में एक पुतला रखते हैं अंदर और गाड़ी को ठोक देते हैं, दीवार में ले जाते हैं, मार देते हैं। नई गाड़ी भाई साहब दीवार में मार दी जाके, अभी तो रिबन भी नहीं उठ रहा था उस पे से, माला भी नहीं चढ़ाई थी, गाड़ी मार दी। सवाल है क्यों किया? क्रैश टेस्ट किया जाता है इंपैक्ट को मेजर करने के लिए कि कितनी देर बाद सेफ्टी फैक्ट, कितनी देर बाद एयरबैग्स खुलने चाहिए। इमेजिन करो कोलाइड हुआ, एयरबैग खुल रहे हैं 3 घंटे बाद, तब तक तो खत्म हो गया ना काम कि भाई आदमी मर गया, वो एयरबैग खुल रहे हैं अब। इसका मतलब क्रैश टेस्ट जरूरी। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया क्रैश टेस्ट का और बोला गया कि मान लीजिए कि हमारे पास एक गाड़ी है सर, मान लो ये गाड़ी है, सही है, इस गाड़ी का मास कितना है m, इसको मूव करवाया गया विद वेलोसिटी v और सामने लगा दिया स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लगा दिया स्प्रिंग, और हमने कहा इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये जाके करेगा कंप्रेस, पक्की बात है। बेसिकली हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्या? कार एक्सीडेंट को। क्यों कर रहे हो सर? काम है सर, एनसीएपी में यही होता है। आप देखते हो कई बार आपने सुना होगा गाड़ियां पलटती नहीं, जैसे गाड़ियां आजकल जो मॉडर्न कार्स आ गई हो उसमें लगे होते हैं फैक्टर्स कि हाँ सब वो ना फ्लिप नहीं होएगी, इंक्लिनेशन पे टॉपल नहीं करेगी। जैसे जो रेंज रोवर की एक नई सीरीज आई थी, उन्होंने कहा था विदाउट टॉपलिंग 45 डिग्री के एंगल पे चढ़ जाएगी, मतलब 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है गाड़ी का, ये प्लेन का, और गाड़ी चल जाएगी टॉपलिंग। जैसे नैनो ले जाओ, इस पर नैनो ऐसी गिर जाएगी पीछे आके, ठीक है। अब लेकिन नैनो ने क्या किया भाई साहब, टाटा वाले बहुत भाई साहब तेज हैं, सब टाटा है सर, देश का नाम है सर, उन्होंने क्या रेंज रोवर ले ली कि तुम हमें दुलाओ है, हमें नैनो से बोल रहे हैं तुम इधर आओ। अब उन्होंने बनाई रेंज रोवर, अब सर वो 45 डिग्री के एंगल पे ले जाती है सर, आप कोई और गाड़ी ले जाओ वो ऐसे ऐसे पलट जाएगी, ऐसे उल्टी हो जाएगी। सर ये फैक्टर्स को क्लेम करने से पहले डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है सर। बैलिस्टिक कोलिजन होगा सर, एक ऐसे जाके स्प्रिंग को कोलाइड करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा क्या? अच्छा अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो क्या स्प्रिंग के अंदर आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, चाहे स्प्रिंग एक्सपेंड हो चाहे स्प्रिंग, पक्की बात है। स्प्रिंग में कब पोटेंशियल एनर्जी आएगी? जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो मान लीजिए आफ्टर कोलिजन स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय x या xm, उसका कंप्रेशन कितना हो गया? मान लो xm हो गया, उसने कितना दबा दिया? उसे xm दबा दिया, सही है। जब गाड़ी मूव करते हुए आ रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? हाफ mv स्क्वायर, सही है क्या? हाफ mv स्क्वायर। और जैसे ही इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, इस पे कौन सी एनर्जी आ गई? हाफ के xm स्क्वायर। हाँ ना तो बोल दो यार, जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ उस पे कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कितनी होती है? हाफ के xm स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सिंपल है सर। सवाल है सर ये स्प्रिंग कंप्रेस क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी आई सर, उसने कंप्रेस कर दिया। तो जब गाड़ी आई उसके पास आई काइनेटिक एनर्जी, उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? इलास्टिक पोटेंशियल। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो आफ्टर कोलिजन, मैं लिख लेता हूं यहां पे, आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ ना तो बोल दो यार,
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सवाल है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.8। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.8 क्वेश्चन मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मॉड्यूल्स में पेज नंबर 34 पे है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी बातें मैंने बोली हैं लिखी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर? हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ के एक्सएम स्क्वायर। व्हाट इज एक्सएम? एक्सएम इज व्हाट? मैक्सिमम कंप्रेशन कॉज्ड। मैक्सिमम कंप्रेशन कॉज्ड इन स्प्रिंग। भैया स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर, ड्यू टू कोलिजन वो कंप्रेस हो जाएगा। तो एक्सएम क्या हो गया? मैक्सिमम कंप्रेशन। बोलो सही है क्या? हाफ से हाफ कट गया, सही है क्या? कितना आ गया? एम वी स्क्वायर अपॉन में के इक्वल्स टू व्हाट? एक्सएम। सवाल पढ़ो, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन कॉस्ट, या कंप्रेशन निकालना है। सवाल में क्या पूछा हुआ है? कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना हो, कंप्रेशन कितना कंप्रेस हो गया, निकाल दिया सर। मास का वैल्यू गाड़ी का दे रखा है क्या क्वेश्चन में? गाड़ी का मास दे रखा है 1000 किलो। चलो जी, स्पीड दे रखी है गाड़ी की कुछ 18 किलोमीटर। आप सबको पता है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई किया, 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, सही है क्या? 5 मीटर। ये ज्यादा है कम है? क्वाइट हाई, क्वाइट हाई, क्वाइट हाई। भाई गाड़ी में बैठे हो कभी? थ्री व्हीलर की बात नहीं कर रहा, गाड़ी में मतलब मान लो 20 की स्पीड, क्वाइट डोमिनेटिंग। 1 सेकंड में 5 मीटर चलना है, 1 मीटर ये होता है, बोलो हाँ। 1 सेकंड में कितना मीटर चलना है? क्वाइट डोमिनेटिंग स्पीड है, इतना भी नहीं, मतलब तुम ये कंपेयर नहीं कर रहा 120 से, ऑफ कोर्स, बट अच्छी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर। मास की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1000। स्पीड इधर रखिए कितनी? 5 का स्क्वायर। अच्छा के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था क्या? लास्ट क्लास में पढ़ाया भाई, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट। के दे रखा है 6.25, दे रखा है क्या? के दे रखा है 6.25 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। यूनिट पे ध्यान लगाएंगे, न्यूटन। यूनिट कैसा है मैं आपको बता दूं, मैंने एक रूल सिखाया था, हाय हुक हाय हुक हाय हाय। हाँ, हुक्स लॉ क्या था याद करो? एफ रिस्टोरिंग इज माइनस ऑफ, यानी इफ एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बाय के एक्स हो गया, बोलो हाँ। तो के कितना आ गया? एफ रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ ना बोल। एफ रिस्टोरिंग फोर्स की यूनिट न्यूटन, एक्स की यूनिट, यूनिट क्या बन गई इसकी? न्यूटन। सही तो बनाई है? अच्छा जी, इसकी वैल्यू डाल दी 6.25 10 टू द पावर 3, सही है क्या? अपन एक्सएम निकाल लेंगे यहां से, सॉल्व करेंगे, मैथ्स लगाएंगे, 2 मीटर आएगा आंसर। कितना आएगा? नोट कर लो। अरे मैथ्स तो कर लोगे, सॉल्व करके दिखाऊं? हो गया ना? हो जाएगा, हो जाएगा। 2 मीटर इसका आंसर आएगा, यानी टकराने के बाद इस स्प्रिंग को 2 मीटर तक कंप्रेस करेगा। दूसरी चीज इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, हमें बोला गया कि मान लो अभी तो ये आप सोच कर चल रहे हो
जब आपने इस गाड़ी को स्प्रिंग से कोलाइड कराया, आपने इस गाड़ी को स्प्रिंग से कोलाइड कराया, तो स्प्रिंग पूरा पूरा कंप्रेस हो गया। लेकिन आप खुद तो सोचो, आपने ये तो कंसिडर किया ही नहीं कि जो सड़क है उस पर भी तो फ्रिक्शन होगी। आपने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को मान लिया कि वो खर्च होगी कहां, आपके स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। आपने मान लिया कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की खर्च होगी कहां, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आप सोचो प्रैक्टिकली, तो अगर यहां पे फ्रिक्शन हुआ सरफेस में, अभी क्या हुआ सरफेस में, फ्रिक्शन हुआ, तो कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी खर्च वहां भी तो होगी थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज फ्रिक्शन तो उसे रोकेगी। यानी अगर ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में सरफेस को स्मूथ बोला गया था, एनसीईआरटी ने बोला है कि इट्स अ स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो कि कुछ रफ सरफेस होती, अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो कि कुछ रफ सरफेस होती, तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंपनसेशन में भी तो खर्च हो जाती। यानी वो 2 मीटर से कम कंप्रेस करता स्प्रिंग को, या ज्यादा? कोई है भाई जो ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है कोई? भाई आपका गाड़ी आया, आपकी गाड़ी ने आपके स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अभी आपने माना स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए आपकी यहां पे फ्रिक्शनल सरफेस होती, तो पीछे फिर फोर्स भी तो लग रहा होता, और जब पीछे फोर्स लग रहा होता तो आपकी एनर्जी का कुछ अमाउंट कहीं और भी तो खर्च होता फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। यानी अगर आप फ्रिक्शनल सरफेस लेते हो तो आप 2 मीटर तक कंप्रेस नहीं कर पाओगे, थोड़ा कम कर पाओगे। सवाल यही है कि अगर म्यू की वैल्यू 0.5 है तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपके बुकलेट के पेज नंबर 35 पे, और हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6.9 पे, 6.9 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है, कंसीडर अ सेम एग्जाम्पल ऑफ 6.8 विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। यानी पहले मैंने, जागृत कहां हूं, पहले मैंने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, पहले स्मूथ ले लिया था। कह रहा हूं अगर फ्रिक्शन होती तो कंप्रेशन कितना होता, अब बताओ। तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि सर कुछ ना कुछ कम तो पक्का आएगा। सारा सवाल कितना आएगा तो हमने देख लिया सर। अब ध्यान लगाएंगे सर, ये हमारी गाड़ी है सर, गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर। कितना मास है इसका, 1000 किलो, सही है क्या? गाड़ी आएगी, किसको दबाएगी, स्प्रिंग को। पिछली बार सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहां खर्च हो रही थी, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। इस बार काइनेटिक एनर्जी 2 जगह खर्च होएगी, एक वर्क करने में अगेंस्ट द फ्रिक्शन, बोलो हाँ, एक वर्क करने में अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और दूसरा कंप्रेस करने में, सही है क्या? तो मैं यहां लिखता हूं हेयर, लिखना नहीं, ध्यान से समझना सिर्फ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज स्पेंट इन 2 पार्ट्स। पहला, टू ओवरकम फ्रिक्शन, और दूसरा इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग, बोलो हाँ। एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एनालिसिस के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए ये इस बार भी XM कंप्रेस हुआ, कितना हुआ, वही पुराने वाला, कितना कंप्रेस हुआ, मान लीजिए ये XM कंप्रेस हुआ। अच्छा फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना, सही है क्या? फ्रिक्शन लग रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सही है, इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस कंप्रेसिंग स्प्रिंग, यानी कि हाफ kxm², सही है क्या? क्या फर्क आया क्वेश्चन में? बस ये ऐड हो गया नया, ये खर्चा ऐड हो गया नया कि साहब वो जो 50 जूल की एनर्जी से आ रही थी, मान लो पहले गाड़ी कितने जूल से आ रही थी, 50 जूल के करने की वजह से आ रही थी, ठीक है। पहले 50 की 50 जूल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, बोलो हाँ। लेकिन इस बार 50 जूल की एनर्जी पूरी की पूरी 50 जूल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। हो सकता है 10 जूल उसका काम करना पड़ेगा और 40 जूल ही उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, बोलो हाँ। रिलेशन क्लियर है, सिंपल सॉर्ट है, बोलो। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ध्यान लगाएंगे, एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाफ mv² इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया F
एक्स एम, सही है क्या, एफ एक्स एम, बिकॉज अगेंस्ट फ्रिक्शन है तो कॉस 0 है, कॉस 180 नहीं किया सर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, एक्स एम इधर, एंगल कितना 180, नहीं 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 नहीं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया ना भाई लोग। अगर मैं यहाँ पे cos 180 लगा दूं तो क्या बन गया ये, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स कहां लगा, इधर, एक्सएम कहां हुआ, इधर, मुझे वर्क डन अगेंस्ट करना है, यानी मुझे फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एफ के, तभी तो P इंटू एक्सएम इंटू कॉस 0 आएगा। बोलो तो सही यार, नहीं समझ में आया, आवाज ही नहीं आ रही सर। तो मैंने यहां पे क्या लिखना है, एफ इंटू एक्सएम इंटू कॉस प्लस हाफ ऑफ के एक्सएम स्क्वायर, सही है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर एफ एक्सएम प्लस हाफ के एक्सएम स्क्वायर। कोई दिक्कत, अपन ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 कट गया, ये वाला कितना आ गया, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एफ एक्सएम प्लस के एक्सएम स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, सही है क्या, कितना आ गया, लिपस्टिक कलर, चलो कोई नहीं। हाँ फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इक्वल्स टू म्यू आर या म्यू एन, बोलो हाँ, एन ऊपर लगता था, बोलो एम जी, तो क्या आ गया म्यू इंटू एम जी, एफ लिख लिया म्यू एम जी इंटू 2 तो रहेगा बाबू, इधर 2 था ना, बोलो ना यार, इंटू एक्स एम प्लस के एक्स एम स्क्वायर। कोई दिक्कत, एम से एम काट दो, एम हर जगह है क्या, एम नहीं यार, एम हर जगह तो नहीं है, यहां तो है, यहां नहीं है, यहां नहीं है ना, डिवाइड कर देंगे, क्या जा रहा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू जी एक्स एम प्लस के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वायर। सही है क्या, सही है सही है सही है, मजा नहीं आया, एक काम करता हूं, सबको इधर ले जाता हूं, के इंटू एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी इंटू एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है क्या, अब वैल्यूज डालते हैं, थोड़ी लंबी है कैलकुलेशन बट चलेगा, के को नीचे ले जाता हूं, डिवाइड कर दूंगा, क्यों सॉल्व करूंगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एक्स एम का स्क्वायर प्लस 2, म्यू की वैल्यू बताइए कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.5, 0.5 इज 1/2, बोलो ना, मास 1000 था, जी को 10 ले लूं चलेगा, क्या जबरदस्ती लूंगा है ना, एम की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू वी कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैथ्स बड़ा हो रहा है भाई साहब, बेटा लिखो मत प्लीज है, लिखो मत, अभी बाद में लिखना ना। चलें आगे, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है यहाँ पे, और बहुत इजी है यार, देखो ध्यान लगाओ, 6.25 6.25 10 to the power 3 है, तो 625 इंटू 2 0 हो गया, बोलो हाँ, मल्टीप्लाई कर दे इंटू एक्स एम स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, कितना आ गया 10,000 एक्स एम माइनस 25,000 इक्वल्स टू, अच्छा जो जो कटता काट दो, 25 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 25 से डिवाइड करा, ये आगे कितना नहीं जाएगा यार, है चला जाएगा 25 25 625, 0 कहां लेके जाऊं, एक मिनट होल्ड ऑन, अच्छा 1 0 तो काट दूं पहले, तो बोलो कितना बचा, 625 एक्स एम स्क्वायर प्लस 1000 एक्स एम माइनस 25,000 इक्वल टू 0, 5 25 से डिवाइड करा, 5 एक्स एम प्लस 250 बटा कितना हुआ, 1000 डिवाइड 250, 5 40, 40 से तो होता है ये, ओ सॉरी 25 25, सॉरी आई एम सॉरी 25 एक्स एम स्क्वायर प्लस 40 एक्स एम माइनस
इक्वल्स टू, अभी और घटा, 5xm² प्लस 8xm माइनस 20 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है? अब ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? रूट है, बोलो क्या होता है? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय, हाँ भाई लोग, बी की वैल्यू 8 है तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 4, ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -20 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 5, सही है? -8 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 चौक 20, 20 20 400 400 464 464 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो दो रूट बनते हैं, माइनस वाला तो हो नहीं सकता भाई। -8 464 बना 21 का, अरे 21 के आसपास ना, 22 का तो 484 होता है। हाँ मतलब 21 के आसपास कुछ बनेगा। 21.5 निकाल लो ना, 21 का कितना होता है? 24 का होता है। 22 का रूट कितना होता है? 22 का, हाँ तो यही तो बोला मैंने, 21 और 22 के बीच में तो आ रहा है ये। तो मैंने इसका ना सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लिया। कौन सा रूट लिया? सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लिया। पॉजिटिव रूट क्या बनेगा? पॉजिटिव रूट बनेगा, ये बनेगा -8 प्लस 21.5 डिवाइड बाय 10, ये बन गया 13.5। 13.5 बना ना, 13.5 डिवाइड बाय 10 यानी कितना आ गया? 1.35। और सही तो आया यार। पिछली बार 2 मीटर खिसकाया था स्प्रिंग, इस बार कितना खिसका? इस बार कितना कंप्रेस किया? सही है सर, एक्सएम की वैल्यू आ गई 1.35। क्या कम है? जगह कम है तो यहां लिख लो, जैसे उसने लिखा था कल्पना वॉज किल्ड। हाँ चलिए जी, हाँ जी क्या दीदी, ऐसे मन किया मैथ्स करने का? तो थोड़ा फ्रैक्शन में सॉल्व करना मुश्किल होता ना, तो इजी हो गया बस, और क्या किया। हाँ भाई सही है सबको? इसके पीछे अगला क्वेश्चन देखना कौन सा है, मुझे यहीं तक इसका मतलब।